हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो उस बुक नंबर 1 है जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, उसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है इसमें बेसिकली। तो समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक अध्ययन, इस अध्ययन के लिए समाजशास्त्री कुछ विशेष शब्दावली और संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। इन संकल्पनाओं की सहायता से समाज की संरचना, व्यवहार और संबंध और परिवर्तन को समझा जाता है। ठीक है, बेसिकली वही सब बताया गया है जो मेन शब्दावली, संकल्पनाएं जो वैज्ञानिक लोग समाजशास्त्र को समझने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए जो उपयोग करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में मुख्य रूप से निम्न संकल्पनाएं दी गई हैं: सामाजिक समूह, अर्थ समूह, समुदाय, समाज, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग और सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, फिर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं क्या हैं। तो संकल्पना किसी विषय को समझने का वैज्ञानिक विचार या आधार होती है। उदाहरण के लिए समूह, वर्ग, जाति, भूमिका आदि सामान्य शब्द हैं, लेकिन समाजशास्त्र में इनका एक निश्चित और वैज्ञानिक अर्थ होता है। ठीक है, फिर आता है संकल्पनाओं की आवश्यकता। तो क्यों आवश्यकता होती है? समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न समाजों की तुलना करने के लिए और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए। ठीक है, फिर आता है सामाजिक समूह। तो क्या समूह है? सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का समूह है जो जिनके बीच नियमित संपर्क, साझा उद्देश्य और अपनत्व की भावना होती है। ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी? दो या दो से अधिक व्यक्ति, नियमित संपर्क, समान उद्देश्य, सहयोग, हम की भावना। ठीक है, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं जिनमें आपस में एकता होती है, अपनापन होता है। ठीक है, फिर आता है उदाहरण के लिए कौन से सामाजिक समूह है? जैसे परिवार हो गया, कोई मित्रों का समूह हो गया, विद्यालय की कक्षा हो गया, खेल की कोई टीम हो गई। ठीक है, फिर आता है अर्थ समूह। अर्थ समूह क्या होते हैं? अर्थ समूह ऐसे लोगों का समूह है जिनमें कोई अस्थायी संगठन या नियमित संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए बस स्टॉप पर खड़े लोग, रेलवे स्टेशन की भीड़, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लोग, उनके बीच कोई अस्थायी या सामाजिक संबंध नहीं होता, फिर भी सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, उस समय पर। इसके बाद आता है प्राथमिक समूह। तो ये क्या होता है? यह छोटा सा समूह होता है जिसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध होते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? आमने सामने संपर्क, प्रेम एवं विश्वास, अस्थायी संबंध, सहयोग। उदाहरण के लिए परिवार, मित्र या पड़ोस। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीयक समूह। अब ये कौन सा समूह है? यह बड़ा समूह होता है जिसमें संबंध औपचारिक एवं उद्देश्य आधारित होते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? औपचारिक संबंध, कम भावनात्मक लगाव, विशेष उद्देश्य, बड़े आकार का समूह। उदाहरण के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैंक, कंपनी, सरकारी कार्यालय। ठीक है, फिर आता है समुदाय यानी कम्युनिटी। तो समुदाय उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें सांस्कृतिक समानता तथा अपनत्व की भावना होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समान संस्कृति, घनिष्ठ संबंध, सहयोग। उदाहरण के लिए जैसे गांव हो गया, जनजातीय समुदाय हो गए, कोई मोहल्ला हो गया। ठीक है, फिर आता है समाज। तो समाज क्या होता है? समाज सामाजिक संबंधों का विस्तृत जाल होता है। समाज केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? बड़ा संगठन, अनेक समूह का समावेश, सामाजिक संस्थाएं, नियम एवं मूल्य, निरंतर परिवर्तन। ठीक है, ये समाज की विशेषताएं हैं। फिर आता है सामाजिक स्तरीकरण। तो ये क्या होता है? तो समाज में लोगों का ऊंचे और नीचे स्तरों में विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इसका आधार क्या है? जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, आय, शिक्षा, परिणाम। ठीक है, असमानता और अवसरों में अंतर। ठीक है, और सामाजिक प्रतिष्ठा में भिन्नता। ठीक है, इस प्रकार से जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है। ठीक है, फिर आते हैं जाति। तो जाति भारत की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है। इसकी विशेषताएं क्या है? जन्म से आधारित, अपनी जाति में विवाह, अंतर्विवाह। ठीक है, निश्चित सामाजिक स्थिति, पारंपरिक व्यवसाय, सामाजिक प्रतिबंध। जाति व्यवस्था की कमियां क्या क्या हैं? भेदभाव, छुआछूत, असमानता, सामाजिक विभाजन। ठीक है, ये जाति व्यवस्था की कमियां हैं। फिर आता है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों का विभाजन है। आय आधार, आय के इसका आधार क्या है? आय है, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय। प्रकार कौन कौन से होते हैं वर्ग के? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। विशेषता जाति के विपरीत वर्ग बदला जा सकता है। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो कल को अमीर हो सकता है, कोई अमीर है तो गरीब हो सकता है। ठीक है, ये कर्मों से आप
किस हिसाब से आपके पास उस समय स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से आपका वर्ग तय होता है। ठीक है। फिर आते हैं परिस्थिति, स्टेटस। ठीक है। समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या पद परिस्थिति कहलाता है। प्रकार, जिसे प्रदत्त परिस्थिति जो जन्म से प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए जाति, लिंग और आयु। ठीक है। फिर आते हैं अर्जित परिस्थिति, जैसे जो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, जो इंसान अपने आप से बनता है। ठीक है, वो अर्जित परिस्थिति है। ठीक है। फिर आते हैं भूमिका, तो किसी परिस्थिति से जुड़ी जिम्मेदारियां और अपेक्षित व्यवहार जो है भूमिका कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक है, उसकी परिस्थिति शिक्षक, उसकी भूमिका पढ़ाना, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना और परीक्षा लेना। ठीक है, इस प्रकार से भूमिका होती है। फिर आते हैं परिस्थिति और भूमिका में अंतर। तो क्या अंतर है? परिस्थिति, भूमिका व्यक्ति का सामाजिक स्थान, उस स्थान से जुड़ा कार्य। ठीक है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या करता है, स्थिर व्यवहार से संबंधित। ठीक है। तो जो परिस्थिति होती है वो व्यक्ति का सामाजिक स्थान होता है। ठीक है। भूमिका स्थान से जुड़ा कार्य होता है, और परिस्थिति व्यक्ति क्या है ये बताती है, और भूमिका व्यक्ति क्या करता है ये बताती है। ठीक है। और परिस्थिति स्थिर व्यवहार से संबंधित है। ठीक है। और जो भूमिका होती है वो अस्थिर, थोड़ी परिस्थिति के मुकाबले थोड़ी अस्थिर होती है। ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिन स्थानों का प्रयोग करता है उन्हें सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना, अपराध रोकना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। तो कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होता है औपचारिक नियंत्रण। तो सरकार और कानून द्वारा किसी समूह द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। ठीक है, ये औपचारिक नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए पुलिस, न्यायालय, विद्यालय, नियम कानून। ठीक है। फिर आता है अनौपचारिक नियंत्रण। तो ये क्या होता है? समाज की परंपराओं और नैतिक मूल्यों द्वारा। ठीक है, जैसे कि परिवार, धर्म, रीति रिवाज, जनमत। ठीक है। फिर आते हैं समाजशास्त्र में इन संकल्पनाओं का महत्व। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? इनकी सहायता से समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझा जाता है, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है, और सामाजिक समस्याओं के कारण को साझा किया जाता है। ठीक है। नीति निर्माण में सहायता मिलती है। तो ठीक है, जो संकल्पनाएं आपने अभी समझा है, इनसे जो है यही सब काम करने में सामाजिक समाजशास्त्र को काफ़ी हेल्प यानी मदद मिलती है। ठीक है। फिर इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है वो कौन कौन से हैं? तो पहला, समाजशास्त्र वैज्ञानिक संकल्पनाओं का प्रयोग करता है। सामाजिक समूह में हम की भावना होती है। सामाजिक समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं। तृतीय समूह औपचारिक एवं उद्देश्य आधारित होता है। जाति जन्म पर आधारित होती है। वर्ग आर्थिक आधार पर नियंत्रित होता है। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त एवं अर्जित, और भूमिका परिस्थिति से जुड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।